जी, तो हम ये अगले क्लॉज पे पहुंचे थे, 2/4। द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इज सिक्योरिटी फॉर हिज कमिटमेंट कैन बी आइदर हेल्ड ऑन ट्रस्ट इन द कस्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इन विच केस द लेटर कैन नॉट इन्वेस्टेड। ये जो आप हामिज जिद्दिया या सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं, ये बैंक के पास बतौर अमानत पड़ी होगी, क्योंकि आपने ये बतौर सिक्योरिटी लिया हुआ है। The amount of money deposited by the customer as security for his commitment can be either held on trust basis, यानी अमाना बेसिस पर आपके पास पड़ा हुआ है, in the custody of institution, in which case the latter, यानी कि जो कस्टमर है वो इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बैंक के पास पड़ा रहेगा। और it may be held on an investment trust basis, in which case the customer permits the institution to invest it on the basis of मुदारबा। या ये कि आप इसको सेविंग अकाउंट में ले जाएं, मुदारबा बेस अकाउंट में ले जाएं, और उस पर इन्वेस्टमेंट करें, और बैंक और क्लाइंट के दरमियान एक मुजारिबत हो, और उससे वो मुनाफा उसको मिलता रहे। लेकिन असल जो रासुल माल है, जो असल प्रिंसिपल है, वो बैंक के पास मौजूद रहेगा बतौर सिक्योरिटी। इट इज परमिसिबल टू एग्री विद द कस्टमर अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज दैट दिस अमाउंट शेल बी ट्रीटेड एज एन एडवांस पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द लीज रेंटल। देखिए, ये आपने हामिद जिद्दिया लिया, ठीक है, ये हामिद जिद्दिया आपने लिया, और उसने अपना वादा पूरा कर लिया आपसे, एसेट जो है वो इजारे पर ले लिया। तो आप इस अमाउंट को, जो आपके पास बतौर हामिज जिद्दिया पड़ा हुआ है, इसको आप एडवांस रेंटल के तौर पे आप अपने पास रख सकते हैं। एडवांस रेंटल के तौर पे रखने का मतलब ये है कि ये वो अमाउंट है जो आपके पास बतौर एडवांस रेंटल रखा हुआ है। और कस्टमर अगर फर्ज करें कि ये कोई रेंटल मिस कर दे, या ये कि होता है ना, जैसे नॉर्मली घरों में होता है कि 1 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया, और जो नोटिस पीरियड का महीना है उसका रेंट आपने पे नहीं किया, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जो दिया हुआ था उसमें से वो रेंट माइनस होता है। तो वैसे ही इसकी ट्रीटमेंट एडवांस रेंटल वाली हो जाएगी, ठीक है। अगर वो अपना वादा पूरा करता है तो ये आप इसको एडवांस रेंटल ट्रीट करने का ऑप्शन मौजूद है, वरना हामिद जिद्दिया का असल हुक्म ये है कि आप उसको वापस करें। उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, तो अब आप उसको वापस कर दें। लेकिन आप चाहें तो कस्टमर की रजामंदी से आप इसको एज एन एडवांस पेमेंट आप अपने पास रख सकते हैं। अगली क्लॉज में कहते हैं, फॉर द परमिसिबिलिटी ऑफ एन इजारा कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग अ specified asset, the lease contract shall be should be preceded by acquisition of either the asset to be leased or the usufruct of that asset। वो ये कह रहे हैं कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट की परमिसिबिलिटी के लिए इजारा कॉन्ट्रैक्ट से पहले, लीज कॉन्ट्रैक्ट से पहले पहले उस एसेट को अक्वायर करना या उसके यूजोफ्रक्ट को अक्वायर करना बहुत जरूरी है। ये इस तनाजुर में बात कर रहा है कि बैंक उस एसेट को लीज पर दे सकता है जिसको बैंक खुद ऑन करता हो। अगर उसने ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर अभी पहुंचा नहीं है, वो एसेट अभी पहुंचा नहीं है, तो इजारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। इजारा कॉन्ट्रैक्ट तब स्टार्ट होगा जब एसेट एक्चुअली में पहुंच जाएगा। इफ द एसेट और द यूजर देयर ऑफ इज owned by the institution, which should in principle be the case, an ijara contract may be executed as soon as agreement is reached by the two parties। वो कह रहा है कि जब बैंक उस एसेट को या उसके यूजर फ्रॉक को, मनफियात को ऑलरेडी ऑन करता है, जो कि उसूली तौर पर होना ही ऐसा चाहिए, तो इजारा कॉन्ट्रैक्ट फौरन उसका आगाज हो सकता है जैसे ही आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करें। जैसे ही आप इजारा कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद शुरू हो जाएगा अगर आप एसेट को ऑन करते हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं, हाउएवर इफ द एसेट इज टू बी एक्वायर्ड बाय द कस्टमर और बाय थर्ड पार्टी द एक्वायर्ड द एसेट। अगर आप उसको ऑन अभी नहीं करते, आपने वो एसेट अभी प्रोक्योर किया है या करना है और अभी तक पहुंचा नहीं है, तो इजारा कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक इंस्टीट्यूशन उस एसेट को अक्वायर ना कर ले, ठीक है। ये बातें थोड़ी सी मतलब बाज़ाहिर आपको रिपीटेड लग रही हैं, लेकिन इनमें माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, तो आप गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑनरशिप इज पॉसिबल अंडर अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑनरशिप बैंक की कैसे आएगी? एक सेल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से, इवन इफ द टाइटल इज नॉट रजिस्टर्ड इन द परचेजर्स नेम। देखें, इसकी आप मिसाल ये ले लें,
कि बैंक ने इजारा करना है गाड़ी का। ठीक है। बैंक ने वेंडर को ऑर्डर दिया और वहां से गाड़ी जो है वो तैयार होके आ गई। अभी तक गाड़ी बैंक के नाम पे रजिस्टर नहीं हुई। तो ये कह रहे हैं कि रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। जैसे ही सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, आपने वो एसेट हासिल कर ली, तो वो खुद ब खुद आपकी मिल्कियत दाखिल हो गई। आपके नाम पे अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं। ऑनरशिप असर्टेन करेगी उस एग्रीमेंट के जरिए से। उस एग्रीमेंट से पता चलेगा कि ये एसेट आपका हो चुका है। एंड द परचेजर हैज द राइट टू ऑब्टेन अ काउंटर डीड टू एस्टैब्लिश द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ हिज ओनरशिप ऑफ द एसेट। इस सूरत में जो परचेजर है वो उस नॉर्मली काउंटर डीड का मुतालबा कर सकता है कि भाई आप मुझे दें, ताकि ये मैं दिखा सकूं कि मेरी मिल्कियत में है। तो नॉर्मली जब तक आपकी गाड़ी आपके रजिस्ट्रेशन पे होती नहीं है, तो उमूमन गाड़ी के कागजात होते हैं, या वो क्या कहते हैं, वेंडर के कागजात होते हैं। जो आपसे कोई पूछे कि भाई गाड़ी के कागजात दिखाओ, तो उमूमन आप वो कागजात दिखाते हैं, जबकि अभी तक वो गाड़ी आपके नाम पर नहीं हुई होती। एन एसेट में बी एक्वायर्ड बाय अ पार्टी एंड देन लीज टू दैट पार्टी। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर ये लीज बैक है ना सर? बिल्कुल ठीक है, ये सेल एंड जी सर। जी सर। सेल एंड लीज बैक ये होता है कि आप कस्टमर उसको पहले सेल करता है, बैंक को अपना कोई एसेट बैंक को सेल करता है, और फिर उसको लीज बैक करता है, दोबारा उसको इजारे पे एक्वायर कर लेता है। ठीक है, दोबारा उसी के पास वो एसेट आ जाता है, लेकिन लीज की सूरत में। इसको कहते हैं सेल एंड लीज बैक। ये जो क्लॉज है, एन एसेट में बी एक्वायर्ड बाय अ पार्टी एंड देन लीज टू दैट पार्टी, तो ये इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो बेसिकली ये कह रहा है कि सेल एंड लीज बैक की इजाजत है आपको। In this case, the ijara transaction should not be stipulated as a condition of the purchase contract by which the institution acquires the asset. वो एक शर्त बयान कर रहा है कि ये जायज है, लेकिन आप उस सेल कॉन्ट्रैक्ट में पहले सेल कर रहे हैं फिर लीज बैक कर रहे हैं ना। तो वो जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है, पहले सेल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप इजारे का जिक्र नहीं करें, लीज बैक का जिक्र नहीं करें, उसका कोई रेफरेंस नहीं दें। वरना बसूरत दीगर आप सफाकतानी फी सफाका के मुर्तकिब हो रहे हैं, यानी ट्विन कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट। आप दो कॉन्ट्रैक्ट्स को जमा कर रहे हैं इस सूरत में, जो कि नाजायज है, कि आप बे और इजारा को एक साथ जमा कर रहे हैं। ठीक है, ये चूंकि अगर आप एक में दूसरे को मेंशन कर देंगे तो ये नाजायज सूरत होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने पढ़ा था कि जहां पर सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी हो रही हो, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करें तो फिर ये नाजायज सूरत बनती है। लेकिन अगर आप उसका जिक्र नहीं करें, आप ये कहेंगे पहले ये सेल होगी, मेरी मिल्कियत में आएगी, फिर मैं तुम्हें वापस लीज बैक करूंगा, तो ये चूंकि एक अलहदा अलहदा कैपेसिटीज हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो लिहाजा इसकी इजाजत होगी बशर्ते कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे को, पहले कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र ना किया, या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में पहले का जिक्र ना किया, ये आपस में कंडीशनल ना हो। ठीक है, ईओफी ने फकत इतनी शर्त बयान की है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेल एंड लीजबैक के शराइत जरा और भी टफ है। इसको बहुत पसंदीदा निगाहों से हमारे यहाँ जो शरिया कम्युनिटी है, जो बैंकों में शरिया से वाबस्ता जो लोग हैं, शरिया बोर्ड, शरिया कंप्लायंस, वो इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं देखते। वो इन डायर नीड इसकी इजाजत देते हैं। अरब कंट्रीज में तो बहुत नॉर्मल है सेल एंड लीजबैक, लेकिन पाकिस्तान में जब तक कोई रैशनल ना प्रोवाइड करे, जब तक वो बिजनेस ये ना कहे कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, और कोई प्रोडक्ट इसके लिए बनती ही नहीं है सिवाय सेल एंड लीजबैक के, तो वहां पर हम अलाउ करते हैं केस टू केस बेसिस पर। जहां जहां सेल एंड लीजबैक का केस होता है, ये शरिया की अप्रूवल लेते हैं, शरिया बोर्ड अप्रूवल देता है उस पर सेल एंड लीजबैक के केस में, तो फिर जाके सेल एंड लीजबैक होता है। इसमें एक दूसरी शर्त ये भी होती है कि कस्टमर जिससे आपने एसेट खरीदा है बैंक में, गौर कीजिएगा, जिससे बैंक ने खरीदा है उसको लीज बैक कर रहा है, तो कस्टमर जैसे देखें, लीज में क्या होता है कि आप चाहें तो टेन्योर से पहले भी कस्टमर उस एसेट को खरीद सकता है। ठीक है, जिसको आपके यहाँ क्या कहते हैं, बैलून पेमेंट कहते हैं, या यूं कह लें कि हाँ पूरा सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट कह लें। अर्ली अर्ली वो सेटलमेंट जिसे फुल कहते हैं। सर अर्ली सेटलमेंट, बिल्कुल इजारा में अर्ली बलून सेटलमेंट का ऑप्शन होता इजारा में बलून पेमेंट नहीं?
एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। मैं इस्तेलाह में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अर्ली सेटलमेंट इसको कहेंगे कि जहां पर आप पूरा का पूरा एसेट जो है, मतलब अपनी फैसिलिटी को आप खत्म कर रहे हैं फुल पेमेंट करके। तो यहाँ सेल एंड लीज बैक में अर्ली सेटलमेंट की इजाजत नहीं है 1 साल से पहले। 1 साल का पीरियड गुजरेगा तो वो अर्ली सेटलमेंट कर सकता है। आप अर्ली सेटलमेंट होता है इस्लामिक बैंकिंग में इस तरह से है कि सिर्फ पेमेंट नहीं होती अर्ली सेटलमेंट। अर्ली सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि बैंक के एसेट को कस्टमर परचेज कर रहा है। वो एसेट जो कि 5 साल बाद परचेज करना था, आफ्टर द टेन्योर परचेज करना था, वो 1 साल के बाद उसके पास पेमेंट आ गई। 1 साल के अंदर वो बैंक के उसको एसेट को खरीद कर अपनी सेटलमेंट कर सकता है अपनी फैसिलिटी की। तो यहाँ पर सेल एंड लीज बैक की सूरत में हमारे यहाँ मुत्तफिका है कि इस पर एक ग्रेस पीरियड होता है। वो ग्रेस पीरियड कम से कम 1 साल का होता है कि 1 साल के अंदर अंदर, वैसे तो इन सम केसेस शरिया बोर्ड्स ने, बाज बोर्ड्स ने 6 महीने की भी इजाजत दी है। इन सर्टेन केसेस, रेयर केसेस, 3 मंथ की भी इजाजत हमें नजर आती है। लेकिन बहरहाल इस पर कभी तफसील से सेल एंड लीज बैक पर ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो फिर बाकी क्लॉजेज रह जाएंगी। लेकिन ये आपको फकत ये बता रहा हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग में पाकिस्तान में सेल एंड लीज बैक की शराइत काफी सख्त है। और अगर आप डिमिनिशिंग मुशारका करें, देखिए सेल सेल एंड लीज बैक में डीएम भी हो सकता है। सेल एंड डीएम बैक, ठीक है। तो डीएम बैक जब आप करते हैं तो वहां पर बैलून पेमेंट की इजाजत नहीं होती। बैलून पेमेंट डीएम में होती है। डीएम में ये होता है कि वो 1 यूनिट के बजाय 2 यूनिट खरीद ले, 3 यूनिट खरीद ले, तो इसकी इजाजत वहां पर होती है। तो ये बैलून पेमेंट भी साल से पहले पहले कस्टमर, यानी उस कस्टमर कोई भी यूनिट परचेज नहीं करेगा। साल गुजरने से पहले कोई भी यूनिट डीएम के केस में परचेज नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कुछ भी आप इस वक्त इजारा पे पढ़ रहे हैं ना, ये डीएम पर भी अप्लाई होता है। वो कैसे, भला कोई बताएगा क्या रीजन है? क्योंकि सर डीएम के अंदर इजारा का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जी। रेंटल का एग्रीमेंट भी डीएम। होता है, तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें उसमें भी अप्लाई होती हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। शबी क्योंकि बोले, आप क्या बोले? जी सर, मैं यही बोल रही थी क्योंकि डीएम जो है वो 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स करके बनता है, तो उसका जो कोर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इजारा ही होता है एक्चुअली। बिल्कुल। डीएम बेसिकली एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जो मुशारकत और इजारा से मिलके बना होता है। तो इसमें जो रेंटल कस्टमर पे कर रहा है, ठीक है, बैंक और क्लाइंट मालिक हैं, उसके को ओनर्स हैं, लेकिन एसेट तो कस्टमर यूज कर रहा है। तो कस्टमर यहाँ पर एसेट के डीएम में फिर वो जो बैंक का शेयर वो जो यूज कर रहा है उसका वो रेंट पे करता है। और साथ साथ सर्टन यूनिट परचेज भी करता जाता है, उसकी ओनरशिप को, बैंक की ओनरशिप को परचेज करता जाता है, जिसकी वजह से उसकी ओनरशिप ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, बैंक की ओनरशिप ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर जहां पर भी इजारे की बात आ रही है तो खुद ब खुद डीएम शामिल है, क्योंकि डीएम में भी एक कॉन्ट्रैक्ट इजारे का होता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये यूफी स्टैंडर्ड जिस तरह से हम डीएम करते हैं उसकी कहीं पर भी बात नॉर्मली करता नहीं है। यानी डीएम पर उसने कोई अलग से आपको कोई दिया हुआ, इसमें एक क्लॉज वैसे डीएम की तरफ इशारा करेगा, लेकिन डीएम पर अलग से कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया हुआ। वो जब डीएम कहता है तो उससे मुराद एक डिफरेंट किस्म का डीएम होता है जो इंशाल्लाह हम शिरकत के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। A lessee of an asset may enter into a sublease contract with a party other than the owner of a for a rental that is either the same, lower or higher. लेसी चाहे तो सब लीज भी कर सकता है। थोड़ी देर पहले हमारी सब लीज पे बात हुई थी, तो सब लीज भी कर सकता है, जिसको हूर ने नाम दिया था पैरेलल लीज का। बहुत प्यारी इस्तेलाह इन्होंने इस्तेमाल की थी, जो कि नॉर्मली इजारा में इस्तेमाल होती नहीं है। लेकिन बहरहाल समझने की हद तक आप इसको पैरेलल लीज भी कह लें या सब लीज भी, सब लीज वैसे नॉर्मली कहा जाता है। तो ये हो सकता है कि जिसको आपने किराए पर दिया वो फर्दर किराए पर दे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इसमें शर्त होती है कि वो मालिक से इजाजत लेगा। और आगे अगर वो रेंट पे देता है तो वो हो सकता है आगे जिसको रेंट पे दे रहा हो वो ज्यादा पे दे रहा हो, वो कम पे दे रहा हो, ठीक है। ये दोनों सूरतें पॉसिबल हैं। आपसे उसने रेंट पे लिया 50,000, रेंट पर लिया उस एसेट को, लेकिन आगे फर्दर किराए पे दे रहा है 70,000 में। ऐसा होता है, मार्केट में बहुत कॉमनली होता है। मतलब बैंकों के तनाजुर में नहीं कह रहा, नॉर्मल जो जहाँ पर किराए के एग्रीमेंट्स होते हैं वहां पर ये बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। ऐसा होता है, सेम भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है।
थोड़ा सा एहनाफ का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर डिफरेंट है। वो कहता है कि हाई रेंट की इजाजत नहीं है, उसके बराबर या उससे लो रेंट रख सकता है सब लीज में, लेकिन उससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। ये अहनाफ का नजरिया है। लेकिन एओफी इसको अलाउ करता है। एओफी के वो मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाता है कि जिस पर ज्यादा स्कूल ऑफ थॉट्स इत्तेफाक कर रहे हो, या ज्यादा उलमा जो कि इनकी जो शरिया कमेटी है उसमें जो उलमा बैठे हैं उनकी कसरत आरा पर जाता है। तो इन्होंने इसको अलाउ किया है कि रेंट कम भी हो या ज्यादा भी हो, तो दोनों सूरतों में कोई मसला नहीं है। सब लीज का रेंट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पेएबल आइदर करंटली और ऑन डेफर्ड बेसिस, या तो आप फौरन रेंट की अदायगी करवाएं या फिर रेंट डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर भी होता है ना, एरियर में भी रेंट होता है। अनलेस द ऑनर स्टिपुलेट्स दैट द लेसी शुड not assign or sublet the property to third parties or should not do so without his approval। अगर ये एग्रीमेंट में लिखा है कि आप इसको सबलीज नहीं कर सकते किसी भी थर्ड पार्टी को, या अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लेसौर की इजाजत लेंगे, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर इजाजत से मशरूत है तो उससे इजाजत लेना आपके लिए जरूरी है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ हाउस फाइनेंस इस्लामिक बैंक्स में दिया जाता है, तो वो उसमें क्लॉज बैंक की तरफ से होती है कि आप इसको फर्दर सबलीज, यानी बैंक को चूंकि ये इंश्योर करना होता है कि हम अपने स्टाफ को ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तो स्टाफ ही उस घर में रहे। स्टाफ इसको आगे किराए पे नहीं दे सकते, तो कैटेगोरिकली वहां पे लिखा होता है। और नॉर्मल भी हम जब इजारा करते हैं तो वहां पर ये बैंक्स नॉर्मली लिखते हैं कि ये एसेट कस्टमर के ही यूज में होगी, सब लीज की इजाजत हम मुतलकन देते नहीं। The lessee may lease the asset back to its owner in the first lease period for a rental that is lower। क्या हो रहा है? अजीब सी बात है वैसे, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है जी? सर यहाँ पे वो ऐसे एसेट्स की बात कर रहा है जो जिनको डिफरेंट लीज पीरियड्स के अंदर लीज किया जाता है, जैसे जनरेटर्स हो गए या पावर के, या कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो टर्म खत्म होने के बाद उनको सब्सिक्वेंटली दोबारा भी लीज किया जाता है। सही, लेकिन वो एक अजीब बात कर रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है कि आपने जो एसेट लिया है इजारे पर, वो आप मालिक को इजारे पे दे सकते हैं। यानी मालिक से आपने इजारे पे लिया है, मालिक को आप इजारे पे दे सकते हैं, सेम और हायर देन व्हाट ही इज पेइंग, उसी किराए पर या उससे ज्यादा पर, इफ द टू रेंटल्स आर पेड ऑन अ स्पॉट बेसिस। अगर ये दोनों रेंटल ऑन स्पॉट बेसिस पे हो, जो आप रेंटल दे रहे हैं मालिक की बात सर नहीं है भाई ये। ईना नहीं हो जाएगी यहाँ पे? ये बात है नहीं, मतलब वो इसमें तो तो ये सेल नहीं, सेल बह तो नहीं ये है है ना, नहीं, बह तो ये है ही नहीं, लेकिन इसीलिए मतलब डेफर नहीं, अगर वो डेफर्ड करेगा तो बेईना हो जाएगा। उसकी वजाहत वो बह आगे कर रहा है। बह का तो लेकिन ये काम ही अजीब है बात अच्छा नहीं लग रही बेसिक। कि जिसको मालिक को ही वापस वो इजारे पे दे रहा है? बड़ी अजीब नहीं तो सी इसमें क्लॉज है ये। इसमें तो फिर हीला एंटीनेंशियल है, सिचुएशन ये भी एक तरीके का हीला ही लगा। हिला ही लगा, लेकिन इसमें एक चीज मुझे ये नजर आ रही है कि जब दोनों का डेट खड़ा हो जाएगा, उसने भी रेंटल पे करना है, इसने भी रेंटल पे करना है, तो फिर लास्ट सिचुएशन जो बनेगी वो सेट ऑफ की बनेगी। ये अगर सेट मैं ऑफ गलती से कर पहले की कहानी है ना, कि ये आप तो उसको इजारे पे रेंटल देने की बात कर रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं। सेट ऑफ तो बात की बात होगी कि जब दोनों पर रेंटल ड्यू हो जाएगा तो वो सेट ऑफ करें। तो वो एक अलग बात है। मैं इसकी शरी उसमें देख रहा हूँ, शरी जो बुनियाद है उसमें देख रहा हूँ कि इसकी बुनियाद क्या नहीं, बताई है उन्होंने। नहीं इसमें कोई ऐसी एग्जांपल कोई और तो जहन में नहीं आती कि इस तरह के कोई लीज या इस तरह का कोई रेंटल। होता नहीं है, देखें होता नहीं है, हमने तो पाकिस्तान में कहीं पर नहीं देखा। मे बी ये चूंकि जब शरी अहकामात नहीं, ये बताते हैं तो इस तरीके ये इस एंगल में हो सकता है समाओ। कभी कभार ये होता है कि जैसे आपने मशीनरी इंपोर्ट की सिर्फ उसमें जनरेटर भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी मशीनरी भी हो सकती है जो किसी भी एंगल पे किसी बैंक के लिए के काम में आ रही हो, और बैंक को ही उसने लीज बैक कर दी हो। उसने बैंक के लिए इंपोर्ट की और उसको इजारा से सेटल कर दिया, इजारा अमाउंट से, और बाद में वो बैंक के पास ही लीज पे है। बैंक ने क्योंकि अपना एसेट तो उसको बनाना नहीं है, सिर्फ उसने जनरेटर्स ही लगाने, 10 जनरेटर लगाने हैं बैंक ने। हम्म। तो वो एक किसी भी अच्छे वेंडर को कॉल अप करता है, कहता है ठीक है जी 10 जनरेटर मैं इंपोर्ट करता हूँ, जो भी इसकी ये बिल ऑफ लेडिंग पे जो भी इसका अमाउंट आता है, इंपोर्ट का बिल आता है,
उसमें जो है ना कुछ आप मुझसे हम्म। सिक्योरिटी अमाउंट ले लें, बाकी आप पे कर दें। अब वो पे होने के बाद उस पे आप उसको आप रेंटल पे दे दें, वापस वही आप अच्छा, रेंट बैक शरई कर दें उसको। बुनियादों में ना, शरई बुनियादों में ये फकत इतना कह रहे हैं, शरई बुनियाद में उन्होंने वो तफसील से बताता है, लेकिन यहाँ पर इसने फकत एक जुमला लिखने पर इत्तेफाक किया है कि एक शख्स से उसके ममलूका असासे की मिल्कियत हासिल करके फिर उसी को ही वही की इजारा पर देने की बुनियाद ये है कि यह सूरत बेईना में दाखिल नहीं है। बस ये एक वजह बताई कि बेईना में दाखिल नहीं, लेकिन इसकी शरई इल्लत कि इसकी बुनियाद, क्योंकि गैर अकली बात है अगर कि बेइना जो, में स्पॉट पे होगी तो बेइना नहीं है ना सर, अगर उसकी रेंटल डेफर हाँ बिल्कुल, करेगी। वो तो सही है, सही है, वो या बेईना के आगे वजाहत तो कर रहा है, कह रहा है कि अगर ऑन स्पॉट है और अगर वो सेम है रेंटल या हायर है, ठीक है, तो दोनों सूरतों में कह रहा है इसकी इजाजत है, बशर्ते कि ये स्पॉट हो। आगे आप देखें आगे क्या कह रहा है, हाउएवर दिस इज नॉट परमिसिबल इफ इट शुड लीड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईना। अगर ये ईना वाली सूरत बन रही है तो फिर इसकी इजाजत नहीं है। वो ईना वाली सूरत कैसे बनती है खुद बता रहा है, बाय वेरिंग द रेंट और द ड्यूरेशन, के रेंट को आप वेरी करें या ड्यूरेशन को आप वेरी करें। यानी कि आपने जी 3 साल के लिए लिया था और वापस आप दे रहे हैं उसको 5 साल के लिए दे रहे हैं, ये 3 साल से कम पे दे रहे हैं, सॉरी, तो आपने 1 साल के लिए दिया वापस उसको। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट परमिसिबल इफ द फर्स्ट रेंटल इज 100 दिनार पेबल ऑन अ स्पॉट बेसिस। ऐसा जायज नहीं है कि आप जो पहला रेंटल जो आपने देना है बेसिकली मालिक को, वो 1,000 दिनार हो ऑन स्पॉट बेसिस, और फॉर द लेसी टू सबलेट इट टू द लेसोर फॉर 110 दिनार पेबल ऑन अ डेफर्ड बेसिस। समझ रहे बात, आपने 1,000 दिनार देने ऑन स्पॉट बेसिस और आपने वापस मालिक को ये रेंट पर दे दिया, आपने दिया 1,010 दिनार पर जो कि डेफर्ड बेसिस पर है। तो यहाँ पर अमाउंट भी वेरी कर रही है और वो जो पेमेंट टर्म है ना स्पॉट और डेफर्ड वो भी वेरी कर रही है। और जी एक दूसरी मिसाल भी दे रहा है, इफ द फर्स्ट रेंटल इज 110 दिनार पेबल ऑन अ डेफर्ड बेसिस, अगर पहला जो रेंटल है वो 110 दिनार पर हो डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर, फॉर द सेकंड टू बी फॉर 100 दिनार पेबल इंस्टेंटली, कि पहला वाला 110 दिनार का हो और जो दूसरा रेंट है जिस पर आपने उसको वापस अपने मालिक को लीज पर दिया है वो 100 दिनार हो, 100 दिनार इंस्टेंटली, वो डेफर्ड पर हो जो आप दे रहे हैं और जो वो दे रहा है वो ऑन स्पॉट हो। और इफ द टू रेंटल्स आर ऑफ द सेम अमाउंट बट द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट रेंटल इज डेफर्ड फॉर 1 मंथ एंड द सेकंड रेंटल इज डेफर्ड फॉर 2 मंथ्स। सही है ये बात, थोड़ी बहुत अब आपको समझ में आ रही थोड़ी बहुत होगी समय, लेकिन कि बेईना की सूरत ये होती है। जी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद अ, फिर आप कमेंट करें तो हो सकता है आपको ये बात क्लियर हो जाए कि बेईना बेसिकली दो बुयू से मिलके बना है, दो सेल कॉन्ट्रैक्ट से मिलके बनता है, जिसमें एक तरफ आप खरीदते हैं दूसरी तरफ वही चीज उसको, और दूसरी तरफ वो, बात समझ में आ रही है। बेईना में मतलब जो शरई तौर पर जिसको बेईना कहते हैं, उसमें एक तरफ डेफर्ड होगा एक तरफ कैश पेमेंट होगी, ठीक है। अगर आप दोनों ऑन स्पॉट पे कर रहे हैं तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये पहला वाला जुमला कि अगर आप वापस उसको लीज बैक करें, लीज करके लीज बैक करें, तो आपका जो रेंटल है चाहे कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों स्पॉट बेसिस पर हो, क्योंकि ये बेईना में दाखिल नहीं है। लेकिन अगर इन दो रेंटल में से कोई एक डेफर्ड बेसिस पर है या दोनों डेफर्ड बेसिस पर हो, ये इनमें से कोई एक एटलीस्ट डेफर्ड बेसिस पर हो, तो फिर ये जायज नहीं है, ये ईना की सूरत बनती है। ठीक है, आई होप ये जी काफी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। किस तरह बेईना होगा और किस तरह सही इसीलिए मैंने होगा। आपको रोका था, आई आई न्यू कि कंफ्यूजन है, लेकिन आप जब बेईना की असल नेचर को समझेंगे ना, तो अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये क्लॉज आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, हूर, शबी, आप लोगों को क्लियर है? जी सर, क्लियर है। असद भाई, अ, आप अगर बात कर सकते हैं तो मैं आपकी खिदमत लेना चाह रहा था बहुत शुरू में। इजारे की तारीफ शरई बुनियादों पर आप कैसे करेंगे, इजारा किस तरह से आप इसकी तारीफ कैसे करते हैं?
माजरत चाहता हूँ सर, असल में हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, इस वजह से शुरू में दुआएं सजा तिजारत की कोई तारीफ बात नहीं, जैसी जो कराची है में ना। आम सी बात है। जी जी, तिजारत की तारीफ जैसे हमारे यहाँ पे ये इसमें दी जाती होती है अरबी में, अल्लाह ताला तमल तमल्लुकुल मनफात मालूम बिअवज अल मालूम है। ये हमारे यहाँ उन्हीं को जो है ना तारीफ की जाती है कि और हर हमें इसके दुकान को शरीर मालूम थोड़ी सी और आपकी आवाज यानी कट रही है जरा सर भाई, ये तारीफ दोबारा बताएं। अरबी तारीफ बता रहा हूँ जिला जी थोड़ा जी, अरबी अरबी में बताएं। जी अल्लाह ताला बेवजह मालूम है। ये वैसे जो है ना तारीफ है जो कि शरह लुमम में बयान होती है, यानी मनफात मालूमा की मिल्कियत जो है ना मुंतकिल करना एवज मालूम के मुकाबले में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए देखिए मैंने आपको दावत सुखन दिया है कि अभी जब हम शुरू में इजारे की तारीफ कर रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि जो शरई तौर पर इसकी तारीफ है, इजारे की तारीफ है, तो वो ये है कि जिसमें आप जो मनफियत है उसकी मिल्कियत आप देते हैं एक खास इवज के अगेंस्ट, जो कि किराए की सूरत में आप वसूल करते हैं। तो उस वक्त मैंने आपको बड़ा याद किया था कि आप होते तो आपसे मैं अरबी की तारीफ पूछता। तो तकरीबन सर मैंने इसकी जो है ना तारीफ देखी है हनाबिला के यहाँ और शवाफी के यहाँ, तकरीबन तमाम मकातिब फिक्र यहाँ पे जो मकातिब फिक्र हैं तकरीबन कम तकरीबन बेश यही अल्फाज जो है ना कमो वो बेश वही है। करते हैं। ये तारीफ होंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर भाई। अगली क्लॉज पे चलते हैं। एन इजारा कॉन्ट्रैक्ट में बी एग्जीक्यूटेड फॉर एन एसेट अंडरटेकन बाय द लेसोर टू बी डिलीवर्ड टू द लेसी अकॉर्डिंग टू एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन। ये इजारा मौसूफा बिज़िम्मा की बात कर रहा है कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेसोर की तरफ से, उसमें एक अंडरटेकिंग हो कि जिसमें उसने स्पेसिफिकेशंस बताई हो कि मैं इन स्पेसिफिकेशन का एसेट तुम्हें मुहैया करूंगा, इवन इफ द एसेट सो डिस्क्राइब्ड इज नॉट ऑन्ड बाय द लेसोर। अभी लेसोर के पास वो एसेट नहीं है, वो उसकी ओनरशिप में नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि वो तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। इसको इजारा मौसूफा फिर जिम्मा कहता है कि जिसमें आप उसका औसाफ बयान करते हैं उस एसेट के, और कहते हैं कि ये मैं प्रोवाइड करूंगा। इन दिस केस एन एग्रीमेंट इज रीच टू मेक द डिस्क्राइब्ड एसेट अवेलेबल ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, गिविंग द लेसोर द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर और टू प्रोड्यूस इट। कि उसमें आप एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें उस एसेट को डिस्क्राइब करते हैं और जो कि उस पीरियड में अवेलेबल होगी, जो कि आप देंगे, ठीक है, जो कि आप ऑटो प्रोड्यूसर, कि जिसमें लेसोर को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो इस एसेट को अक्वायर करे और अगर खुद प्रोड्यूसर है तो उसको प्रोड्यूस करे, बनाए। इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लीज दैट द रेंटल शुड बी पेड इन एडवांस एज लॉन्ग एज द लीज इज नॉट एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम सलम। वो ये बात कर रहा है तो ये खास तनाजुर में बात कर रहा है। देखें, अगर आप ये कहते हैं कि खास स्पेसिफिकेशन का एसेट आप प्रोवाइड करेंगे, गौर कीजिएगा, कोई खास स्पेसिफिकेशन का एसेट है जो आप प्रोवाइड करेंगे, तो ये थोड़ी बहुत, बल्कि क्या थोड़ी बहुत, इसकी काफी शबाहत सलम से बनती है। सलम में ये होता है कि आप फ्यूचर में कोई एसेट देने का वादा करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ सलम की एक मतलब कंडीशन ये भी होती है कि जो पेमेंट आप लेंगे वो अप फ्रंट शुरू में लेंगे। वो फुल वो एडवांस यही आपको पेमेंट क्लियर होगा। कर रहा है, वो फुल वो यही एडवांस क्लियर पेमेंट कर रहा होगा। जी हाँ। है। जी, वो यही क्लियर कर रहा है कि ये इजारा मौसूफा फिर जिम्मा जो है, ये आप फ्यूचर में एसेट को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस पर फिर सलम के अहकामात लागू नहीं होंगे कि आप रेंटल जो है वो एडवांस में आप ले लें। ये सलम के अहकामात यहाँ पर लागू नहीं होंगे। वो फकत आपके जहन में उस तखय्युल को, जो आपके जहन में आता है इस हवाले से, जो कि सलम के हवाले से आपके जहन में आएगा कि चूंकि आपने एक एसेट फ्यूचर में अरेंज करना है इस खास स्पेसिफिकेशन का, तो ये तो सलम की बात होगी। अब सलम की बात होगी तो पेमेंट एडवांस में होनी चाहिए। वो कह रहा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस सलम में ये शर्त है, लेकिन ये सलम नहीं है, ये आप इजारा कर रहे हैं। बेसिकली इजारा, अभी आपके पास एसेट नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मैं इन सिफात की एसेट को
मैं प्रोवाइड करूंगा, अभी आप जाके खरीदेंगे या अरेंज करेंगे, ठीक है, तो इस पर सलम के अहकामात लागू नहीं होंगे। शुड द लेसी रिसीव an asset that does not conform to the specification, then he is entitled to reject and demand an asset अगर आपने इजारा मौसूफा पे जिम्मा किया और वो जो एसेट है वो उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं है जो कि लेसोर ने बयान किया था, तो लेसी के पास ये राइट है कि वो उस एसेट को रिजेक्ट करे और कहे कि भाई मुझे वो एसेट ला के दो जो तुमने जिसका वादा किया था, वो एसेट ला के दो, तो वो उसको रिजेक्ट करने का उसके पास राइट है। फिर आगे कहते हैं एन इंस्टीट्यूशंस कस्टमर में जॉइंटली एक्वायर एन एसेट दैट ही विशेस टू लीज विद द इंस्टीट्यूशन एंड देन द लीज द इंस्टीट्यूशन शेयर्स ऑफ द। अब ये किसकी बात हो रही है, जरा गौर करें, किसकी बात हो रही है ये? क्लॉज पढ़ने का मूड नहीं हो रहा क्या? सर नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल, समझ ये आ जाएगा, आई एम श्योर। एक उसको एजेंसी की तरफ बात जा रही है। डीएम की तरफ ये बिल्कुल राइट, ठीक, ये डीएम की बात कर रहा है। एन एस इंस्टीट्यूशंस कस्टमर में जॉइंटली एक्वायर एन एसेट अच्छा दैट ठीक ही है, विशेस टू सही है लीज सही, विद द इंस्टीट्यूशन। जी जी सही वो कह रहा है कि जो कस्टमर है वो बैंक के साथ ज्वाइंटली कोई एसेट एक्वायर कर सकता है। डीएम में यही होता है ना कि आप एक आपकी कस्टमर की पार्टिसिपेशन होती है और बाकी बैंक की जो फाइनेंस होती है वो बैंक की पार्टिसिपेशन होती है, तो दोनों मिलकर एसेट खरीदते हैं। तो वो कह रहा है कि बैंक का जो कस्टमर है वो बैंक के साथ मिलकर ज्वाइंटली कोई एसेट खरीद सकता है और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशन के शेयर को लीज करे, किराए पर ले ले इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली डीएम वाली बात है। In this case, the rental specified as receivable by the institution should only be in proportion to its share in the ownership of the asset. तो वो किराया जो लेगा जो बैंक लेगा वो बेसिकली बैंक की ऑनरशिप के मुताबिक होना चाहिए, मतलब उसके ऑनरशिप जो प्रोपोर्शन ऑनरशिप है, प्रोपोर्शनेट ऑनरशिप है, उसको वो रेंट रिप्रेजेंट करना चाहिए। Since the lessee is a co-owner of the asset and therefore has to pay rent only on the share of the, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, अगर तो आपको डीएम डीएम का वाली पता है कंडीशन है तो इसमें बिल्कुल, ये भी डीएम आपको में जो समझ में आ इजारा जाएगा। किया था उसकी बिल्कुल कंडीशन है। अच्छा, मैं वो बिल्कुल थ्री बिल्कुल। ऑब्लिक सेवन वाले को ट्रांसलेट कर रहा था, जब आपने कहा ना कि पढ़े तो मैं अच्छा इसमें। अच्छा, नहीं नहीं, इतना एडवांस नहीं चले, अभी साथ साथ चले। 3/7 चले, आप बता दें 3/7 क्या कहता है? क्या इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटेड पॉइंट वन ऑफ इट्स कस्टमर एज एन एजेंट एक्वायरिंग ऑन इट्स बिहाफ ऑफ एसेट, के जो एसेट आप लेना चाह रहे हैं वो उसने अपने कस्टमर को ही जो है ना एजेंट या उसको ब्याह पे आपने उसको एक्वायर करने के लिए इजाज़त दे दी कि वो उस इक्विपमेंट को या मशीनरी को जो है ना वहाँ से बाय करेगा। whose description and price fixed at rate the institution leasing in such an asset, वही बात कर रहा है आगे उसके बाद के उसकी डिस्क्रिप्शन प्राइस और जो है ना फिक्स विद द व्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन लीजिंग, जो भी वो प्राइस ऑफ लिस्ट होगी वो एक अदनान भाई फिक्स। बहुत सिंपल सा वो कह रहा है, जी हाँ, सिंपल सी बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि बैंक को ये राइट है कि आप अपने कस्टमर्स में से किसी को अपना एजेंट मुकर्रर करें कि आपके बिहाफ पे वो एसेट को अक्वायर करे, जैसे आप मुराबाहा में करते हैं, ठीक है। वो फकत ये बात कह रहे हैं, उसी को इसने इतना ज्यादा काफी अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल कर लिए, वरना इसका मकसद यही है कि काफी वो लंबा खींच आपके दिया बिहाफ उसने पे खरीदे। और बिल्कुल। जी हाँ, हाँ, उसको लंबा कर दिया, वरना बात सिर्फ इतनी सी कर रहा है कि वो आप उसको एजेंट बना सकते हैं और वो अपने फिजिकल या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में लेकर आएगा, तो उसका जो फिजिकल पोजीशन या वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऐसा ही है जैसे कि बैंक का फिजिकल पोजीशन है, तो बैंक उसकी बेसिस पर उसी कस्टमर को इजारे पे दे सकता है। लेकिन आप असल में आखिरी जुमले पे गौर करें, although this type of agency for the purchase of the asset is permissible, it is always preferred that the इधर मुराबाहा में क्या कहा था आपने कि ये कोई बहुत ही पसंदीदा अमल नहीं है कि आप कस्टमर को ही अपना एजेंट बनाए उसी चीज को खरीदने के लिए जो कि आप उसी को बेचेंगे। तो वहां पर उसने डायर नीड की शर्त लगाई थी कि ये आपको बहुत ही ज्यादा जब इंतहाई मजबूरी की हालत हो तो आप कर लें। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि दो ये इजाजत तो है, क्योंकि इसमें बहरहाल इतनी सख्ती उसने नहीं की जितनी उसने मुराबा में की थी, क्योंकि मुराबा एक बै की ट्रांजेक्शन है, जिससे आप माल मंगवा रहे हैं उसी को बेच रहे हैं, तो वहां पर जरा सख्ती उसने की। यहाँ पर उसको लीज पर दे रहे हैं,
वो खरीदेगा बाद में, एक सर्टेन पीरियड गुजरने के बाद, जो इजारा टेन्योर है वो खत्म होने के बाद आपसे परचेज करेगा। लेकिन अभी तो आप उसके साथ लीज कर रहे हैं, उसके साथ इजारा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि ये इजाजत तो है, इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड दैट द एजेंट इज समवन अदर देन द कस्टमर एज फार एज पॉसिबल। जितना मुमकिन हो सके आप कोशिश करें कि उस कस्टमर के अलावा कोई और बंदा हो जिसको आपने एजेंट मुकर्रर किया हो। उसूलन तो आपको खुद जाके खरीदना चाहिए, लेकिन खुद जाके खरीदना अगर आपके लिए मुश्किल है या पॉसिबल नहीं है, तो आप चाहें तो किसी भी बंदे को आप अपना एजेंट बना सकते हैं, इवन कस्टमर को भी बना सकते हैं। लेकिन ये कोई पसंदीदा अमल उसके नजदीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हम खत्म करते हैं, 4 ऑनवर्ड्स हम फिर कल देखते हैं। सर मुझे यहाँ एक तक कोई सवाल सवाल है पूछना तो था। जी पूछे। सर जैसे इजारा में बैंक उसी कस्टमर को अपना एजेंट बना देता है और फिर वो कंस्ट्रक्टिव या फिजिकल पोजेशन ले सकता है, तो ये इजारा के अलावा भी जैसे इस्तिस्ना वगैरह में भी ये चीज हो सकती है ना? देखें, इस्तिस्ना में बनाने के लिए आप कस्टमर को ऑर्डर देते हैं तो कस्टमर ही बनाता है, लेकिन कस्टमर उसको आगे फर्दर किसी और को दे सकता है। वही जो ऑर्डर कस्टमर को मिला है वो किसी और को दे दे, तो ये मुमकिन है। वहां पर सर वो एजेंसी कस्टमर थोड़ी सी बनाने के बाद जब बैंक को कस्टमर इंटीमेट करता बनाने है, के बाद, तो फिर जब बैंक बिल्कुल उसको इंस्ट्रक्शन टू सेल देता है तो वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन लेके फिर आगे सेल कर सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सेल एजेंट होता है। याद अच्छा। रखिएगा, मुराबाहा में वो एजेंट होता है, परचेज एजेंट होता है, खरीदने का एजेंट होता है। जबकि इस्तिस्ना और तिजारा में, मुसावमा में, कस्टमर सेल एजेंट होता है। वो आपके बिहाफ पे बेचने के लिए एजेंट होता है। तो कैपेसिटी है एजेंसी वही, लेकिन कैपेसिटीज डिफरेंट है। वहाँ पहले एजेंट बनता है मुराबाहा में, और फिर आप सेल करते हैं। यहाँ पहले परचेज करते हैं आप, और उसके बाद फिर आप कस्टमर को एजेंट बनाते जी सर ठीक। हैं। ठीक है दोनों ही जगहों पर ही वकाला हो रहा है, लेकिन वकाला की कैपेसिटी जरा डिफरेंट है। वहां पर परचेज है, यहाँ पर सेल। ठीक है सर। ठीक है, और कोई जी। सवाल ठीक किसी है का? सर। नहीं, ठीक है सर। सर चलें ये फिर सेम सवाल इंशाल्लाह। आज मुझसे सर जिया ने किया था, तो इसलिए फिर मुझे याद आया, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पे। किसने किया था? सर जिया ने CCOD में।